नमस्ते सदा वत्सले मातरमों में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड की एक बार फिर से। और अब ग्रीनलैंड की जो सिचुएशन, आपने पिछला वाला जो हमारा लेक्चर सुना होगा उसमें हमने पूरी स्ट्रैटेजी बताई और पिछले 100 साल का इतिहास ग्रीनलैंड का बताया था। उसमें डेनमार्क की पोजीशन बताई थी, नाटो के अलायंसेस के विषय में बताया था और ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर वो जो ट्रायंगल है जिसको जिसको ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके गैप के रूप में देखा जा रहा है और रशिया वहां तक कैसे आर्कटिक ओशन से वहां तक पहुंच गया है या जाता है या उसकी पनडुब्बियां वहां तक पहुंचती हैं। ये सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। इनके बावजूद ये भी बताया था कि नाटो के बनने के बाद किस प्रकार से ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर यूएस ने अपना बेस बना रखा है, जितनी चाहे उतनी उतनी फोर्सेस लगाकर सिक्योरिटी की बात करें। और नाटो अलायंसेस में यूएस ने विशेष भूमिका निभाई थी। बहुत सारे नाटो कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं, वो छोटे छोटे कंट्रियों ने अपनी डिफेंस का भरोसा पूर्ण रूप से उस समय यूएस के ऊपर लगा दिया था या ये कहा कि नाटो के पास इतनी शक्ति। मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं केवल यूरोपियन यूनियन के 32 देशों की, यूरोपियन यूनियन के केवल 32 देश की जो पूरी डिफेंस की स्ट्रेटजी है वो भी यूएस के बराबर है लगभग। यानी कि अगर हम बात करते हैं नाटो की, तो नाटो में यूएस और यूरोपियन यूनियन, एक तरफ यूरोपियन यूनियन एक तरफ यूएस, फिर भी यूएस के पास ज्यादा वॉरहेड्स होते हैं, यूएस के पास ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ज्यादा एयर क्राफ्ट हैं, ज्यादा आधुनिक हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूरोपियन यूनियन कमजोर है कहीं से। पर जिस प्रकार से ग्रीनलैंड को लेकर, यानी कि रक्षक ही भक्षक जिस प्रकार से बन गया है यूएस, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास थी कि रशियन फोर्सेस उधर से आ ना पाए और उस गैप के माध्यम से कहीं यूएस के पास ना आ पाए, उसने मोनरो डॉक्ट्रिन की बात की थी। और मोनरो डॉक्ट्रिन ये कहती है कि यूएस के पास अगर खतरा दिखाई देता है, यूएस को किसी भी प्रकार का कहीं से भी खतरा दिखाई देता है, तो यूएस की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पूरे क्षेत्र को, पूरे संसार को एक तरफ से कवर करेगा और पूरे संसार में कहीं भी जहां से भी उसको अफगानिस्तान से खतरा दिखाई पड़ता है, उसको जापान से खतरा दिखाई पड़ता है, उसको चाइना से खतरा दिखाई पड़ता है, उसको खतरा अगर हिंदुस्तान से दिखाई पड़ता है, तो वो उस देश को सप्रेस करेगा, उस देश से युद्ध करेगा, उस देश में कुछ भी करेगा। इसी के परिणाम स्वरूप उसने रशिया के साथ, रशियन फेडरेशन मतलब यूएसएसआर तोड़ दिया था कोल्ड वॉर में। हालांकि यूरोपियन यूनियन उनके साथ हुआ करती थी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और स्पेशल ऑपरेशन के नाम से ऑपरेशन चलाए, तब सारे संसार में अगर किसी की भी बात कहें, केवल सिंपैथी दिखाई पड़ी, कुछ धन देते दिखाई पड़े, लेकिन जूझने के लिए, मरने के लिए कोई नहीं आया, यूएस सहित नहीं आया। और यहां तक कि ज़ेलेंस्की जैसा मूर्ख प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर बैठ गया, मतलब मूर्ख वहां का लीडर बैठ गया, जो प्रेसिडेंट जो वहां चला रहा है, तो ऐसी पोजीशन में यूएस ने भी उसको थप्पड़ मारने से पीछे नहीं आया। यहां तक कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहां बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी पोजीशन नहीं है कि तुम हमारे विषय में कुछ बात कर सको, तुम इस स्थिति में नहीं हो कि तुम हमको ज्ञान दे सको। ये एक राष्ट्रपति जिसकी मदद करने का आश्वासन दिया था नाटो ने, उसको वहां से भगाया गया। जेडी वेंस ने कुछ बातें कही, कुछ उन्होंने कहा और बड़ी बुरी तरह से जेलेंस्की को झाड़ा गया था। जेलेंस्की के कपड़ों पर चर्चा की गई थी, मतलब जेलेंस्की के कपड़ों पर कमेंट किया गया था और कहा गया था क्या तुम्हारे पास कोट पैंट नहीं है, क्या तुम्हारे पास सही से कपड़े नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कैसे राष्ट्रपति हो, किस पोजीशन में ये टी शर्ट पहनकर घूम रहे हो। यहां तक किसी की व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल पर भी खूब सारे कमेंट किए गए थे। अब जब ये कहा जा रहा है ग्रीनलैंड को लेकर, मुनरो डॉक्ट्रिन लगाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये कह रहे हैं कि हमें हर हालत में ग्रीनलैंड चाहिए। हालांकि पिछले 100 वर्षों में यूएस ने कई बार, जो राष्ट्रपति आता है वो ग्रीनलैंड खरीदने की हमेशा से बात करता है, हमेशा से ये कहता रहा है कि हम, यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा हम $1,00,000 पर व्यक्ति वहां पेमेंट करेंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। हालांकि ग्रीनलैंड हम सब जान ही रहे हैं कि वो उपनिवेश की तरह तो नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमस क्षेत्र जरूर है डेनमार्क का। अब डेनमार्क का ऑटोनॉमस क्षेत्र, जिसमें डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात के प्रावधान दिए गए हैं कि अगर ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी, इस क्लॉज के पीछे की भी स्ट्रैटेजी यही रही होगी कि ऐसा ना हो कि यूएस कहीं वहां घुसे और लोग यूएस का साथ दे दें। ऑटोनॉमी जिसको मिल रही हो वो यूएस का साथ क्यों देगा? ऑटोनॉमी देने के लिए डेनमार्क ने जब हां कर दिया हो तो क्यों साथ देगा? लेकिन डेनमार्क
डेनमार्क के शासन में होने के बावजूद ग्रीनलैंड में इतनी आबादी नहीं है, इतनी फोर्सेस नहीं है, इतना नहीं है कि वो सुरक्षा कर सके। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विषय में किसी को भी देश होने के लिए टेरिटरी चाहिए, लोग चाहिए, उस टेरिटरी को संभालने के लिए एक पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए, लोगों का विश्वास उस पॉलिटिकल अथॉरिटी पर होना चाहिए और उसके पास स्टेटहुड की सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने अफगानिस्तान वाले मामले में पूरा उसको क्लियर किया था, जिसने सुना होगा, तो हमने उसमें बताया था कैसे रिकॉग्नाइज करके नए कंट्री बनते हैं, नई कंट्रियों का इंटरनेशनल कॉमिटी क्या कहती है, क्योंकि मैं उसको इंटरनेशनल लॉ इसलिए नहीं कहता कि उसके पास फोर्सेस नहीं होते। अगर इंटरनेशनल लॉ के पास फोर्सेस होती तो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका इस तरह की बातें ना करता। लेकिन अमेरिका मोनरो डॉक्ट्रिन को लगाते हुए लगातार ये कह रहा है कि रशिया वहां आ सकता है, चूंकि लगातार आर्कटिक में परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन होने का कारण है जलवायु का परिवर्तन। और हमारे ग्रंथों में, भारत के, हिंदुस्तान के ग्रंथों में यह लिखा है कि संसार में प्रलय आती, और मुझे लगता है जब पानी ऊपर आ जाता है, जो बर्फ पहाड़ों पर रहती है, ये जो बर्फ ऊंचाई पर रहती है, वो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से पिघलेगी तो समुद्र में जाएगी और समुद्र पूरी पृथ्वी को कहीं ना कहीं ढांक लेता है। इसको ही तो प्रलय कहते हैं। कुछ लोग बचेंगे और फिर जीवन शुरू होगा। तो ऐसी पोजीशन में जब वहां पर परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक में नए नए रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि रशिया के पास आर्कटिक को कवर करने की पहले से शक्ति भी है और इसके अतिरिक्त रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी भी है जो बर्फ के अंदर से सुरंगें बना लेते हैं और बर्फ के अंदर से घुसते हुए वो वहां पहुंच सकते हैं। ये यूएस की संभावनाएं बिल्कुल ठीक है। बस इतनी सी बात है कि यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया का बजट कमजोर हो गया। हालांकि यह कहना चाहिए कि अगर स्टेट स्तर पर बात करें तो अमेरिका तो $38 ट्रिलियन कर्जे में है। वहां की संपत्ति की बात करें तो बात अलग है कि वहां की सरकार सबका नेशनलाइजेशन कर दे और सारी संपत्ति को अपने पास रख ले, क्योंकि सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशनों में यह व्यवस्था रहती है कि इमरजेंसी के समय पर सभी ट्रेजरियां सरकार की हो जाती हैं, सभी संपत्तियां सरकार की हो जाती हैं। भारत के संविधान में भी इसी तरह की व्यवस्था है कि अगर इमरजेंसी आती है तो किसी का कुछ नहीं रह जाता, वो सब देश का होता है और देश में लड़ने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो सबका इस्तेमाल सरकार कर सकती है, किसी भी स्तर पर कर सकती है। किसी का कोई धन नहीं होता और आपके बैंक अकाउंट भी सारे सरकार के हो जाते हैं। इसलिए वो अगर कर दे यूएस तो बात अलग है, लेकिन अभी यूएस सरकार की अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत खराब है, इतनी खराब है कि जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि मेरे पास ₹2 जेब में नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र के पास वो गाड़ियों पर चलता है, उसके बाद बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन वो 200 करोड़ के घाटे में है। 200 करोड़ उसके ऊपर कहीं कर्जा है, लेकिन उसके सारे एसेट मिलाकर 20 करोड़ के बनते हैं। तो मैं अमीर आदमी हूं कि वो है? उसके 200 करोड़ के कर्जे वाला, 20 करोड़ रुपए के एसेट रखने वाला और गाड़ियों घोड़ों पर दिखावे में जीता है। मेरे पास ₹2 भी ना हो तो भी मैं उससे 180 करोड़ रुपया ज्यादा स्ट्रांग हूं। वही यूएस की हाल देख लीजिए कि यूएस अगर $38 ट्रिलियन कर्जे में है तो इसका मतलब यह है कि उसकी माइनस वो $38 ट्रिलियन और इकट्ठा करेगा तब वो जीरो पर आ पाएगा और जीरो से फिर उठना शुरू करेगा। लेकिन एक बात तो है कि उसके पास डिफेंस है, उसके पास सिस्टम है, उसके पास फोर्सेस हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हुए वो वेनेजुएला पर कब्जा करे, वो अफगानिस्तान पर कब्जा करे, वो किसी भी देश पर कब्जा करे, क्योंकि उसके पास फोर्सेस हैं और वहां का धन, वहां का तेल, वहां के रिसोर्सेस सब छीन ले। यही एक रास्ता उसके पास बचा है जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने की बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अलायंसेस के खिलाफ इस समय खड़े हो गए। ग्रीनलैंड के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब घोषणाएं आज 2 दिन से करनी शुरू की है कि हमें हर हालत में ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉर्मलसी में कर लीजिए या फिर हम वहां पर फोर्सेस भेजें। जेडी वेंस ने अभी वहां दौरा भी किया और उस दौरे के बाद वो सारे एरिया को चेक करके आए हैं, वहां अपनी फोर्सेस को अलर्ट करके आए। ऐसी पोजीशन में डेनमार्क ने जिस प्रकार से कहा कि यूएस के व्यक्ति को देखो बाद में और गोली पहले चलाओ, ये तो बात शुरुआत की थी। लेकिन अब ये आज की पोजीशन ये है कि यूरोपियन यूनियन नाटो यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन नाटो के वो सदस्य जो यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, वो सब एक हो गए हैं और उन्होंने अपनी संयुक्त फोर्सेस भेज दी हैं ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में अब संयुक्त फोर्सेस यूरोपियन यूनियन की पहुंच गई और इसके
अतिरिक्त फ्रांस ने तो सीधा सीधा कहा है कि अगर यूएस किसी प्रकार से डेनमार्क या ग्रीनलैंड की तरफ आता है तो ऐसी पोजीशन में उनकी थल सेना, उनकी जल सेना, उनकी हवाई सेना और उनकी जितने प्रकार की सेनाएं और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज ग्रीनलैंड के लिए होंगे। और यूएस को, जब यूएस ऐसा कर रहा है या करेगा तो ऐसी पोजीशन में नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा। अब देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, ये एक नई टर्मिनोलॉजी मैक्रोन ने इस्तेमाल की है। और नए 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 वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप याद करिए कि 1945 से पहले का वर्ल्ड ऑर्डर, फिर 1919 से पहले का वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर, और अगर और पीछे चले जाएंगे तो 17वीं शताब्दी तक का वर्ल्ड ऑर्डर, और पीछे जरा से जाएंगे तो फिर 1000 ईस्वी का वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप अगर 1000 ईस्वी तक के वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो अमेरिका बहुत कमजोर है, हिंदुस्तान बहुत मजबूत था। 1000वीं ईस्वी तक हिंदुस्तान विश्व की 35, 37 और 40% इकोनॉमी अकेले रखता था। और प्रॉफिट मोहम्मद जैसे लोग कहते थे कि ठंडी हवाएं हिंदुस्तान से आएंगी, हिंदुस्तान पर जिस दिन इस्लामिक शासन हो जाएगा उस दिन वो समझेंगे कि इस्लाम संसार में कायम है। वही सोचते हुए गजवाए हिंद का उसी फॉर्मूले को गजवाए हिंद कहा जाता है। तो आप सोच लीजिए कि यूरोप के ज्यादातर कंट्री वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की तरफ, जिस समय मुसलमानों को उन्होंने ढहाया तो वो भारत की तरफ बढ़े, क्योंकि भारत मुस्लिम शासन के बावजूद लुटा पिटा लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रांग था और इकोनॉमी वर्ल्ड की बहुत स्ट्रांग थी। उसने, मुस्लिम शासकों ने सिर्फ एक काम किया कि वो हिंदुस्तान के चरित्र को बदलना चाहते थे, वो हिंदुओं को समाप्त करना चाहते थे, वो शासन के लिए हिंदू माताओं बहनों के साथ गलत करते थे। उनका शासन जरूर था लेकिन कन्वर्जन का खेल, मंदिरों को गिराने का खेल, लोगों को चूसने का, लूटने का, ये सारे खेल वो करते रहे और मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। एज पर कुरान मुसलमान उसमें खुश रहता है। खैर, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मुसलमानों के किले, मुसलमानों का जब, मतलब हिंदुस्तान का वैभव जब इस प्रकार का हुआ और यूरोपियन यूनियन नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आया, मतलब यूरोप के कंट्री नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आए, तो वो सारे के सारे मोस्टली भारत की तरफ चले। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने पैर जमाए और जैसे ही औरंगजेब के सक्सेसर्स का आपस में लड़ाई हुई वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर, चाहे मैं फ्रांस की बात करूं, चाहे मैं डचों की बात करूं, चाहे मैं बाकियों की बात करूं, चाहे और इंग्लैंड की बात करूं, उन्होंने सब ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। आप सोचिए कि पूरा अमेरिका उनके कब्जे में होता था, पूरा खाड़ी उनके कब्जे में होता था, हिंदुस्तान उनके कब्जे में होता था, चाइना वो नहीं पहुंच पाए थे लेकिन ये सब उनके कब्जे में थे। आपस की लड़ाई ने उस समय वर्ल्ड वार किया। किसने? यूरोप के कंट्री आपस में लड़ गए, वर्ल्ड वार हुआ। अब नए पहलवान के रूप में रशिया और अमेरिका आया। रशिया अमेरिका जब नए पहलवान के रूप में आया, इससे पहले रशिया अमेरिका की औकात नहीं, मैं फिर से कहता हूं, रशिया अमेरिका की वो पोजीशन नहीं थी कि वो यूरोपियन कंट्रियों से लड़ सकते थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री उसमें बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन रशिया अमेरिका ने मिलकर यह तय किया कि उपनिवेशवाद खत्म होगा और अब आप अपनी बैरकों में वापस जाइए। बैरकों में वापस चले गए, यूरोपियन यूनियन के साथ नाटो अलायंस हुआ। अब रशिया बनाम अमेरिका हो गया। यह नया वर्ल्ड ऑर्डर था। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया को, यूएसएसआर को तोड़ा गया और फिर अब केवल एक सिंगल शक्ति अमेरिका की रह गई और अमेरिका पूरे विश्व को तय करने में लगा हुआ है कि यह सारा संसार हमारा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वेनेजुएला हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए इराक हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए वो बहुत सारे कंट्रियों में, अभी ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, अभी वो बहुत सारे कंट्रियों में घुसने का उनका प्रयास है। वो लगातार कह रहे हैं कनाडा हमारा है, 51वां राज्य बनेगा, मैक्सिको पहले से हमारा है, ये भी हमारा बनेगा, और इस तरह के अनर्गल बयान वो देते रहते हैं और कुछ न कुछ कार्रवाइयां भी करते ही रहते हैं। पर यहां पर जो ध्यान देने की बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अगर अमेरिका वहां घुसता है तो जैसा इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा, तो आप सोच लीजिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर से लाभ सबसे ज्यादा किसको होगा? मैं समझता हूं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर से चाइना इसलिए मजबूत हो गया या अमेरिका इसलिए मजबूत था क्योंकि अमेरिका ने 1945 से पहले कोई युद्ध नहीं लड़ा था। रशिया इसलिए मजबूत था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो युद्धों में इस प्रकार से नहीं गया था। हिंदुस्तान और चाइना पिछले, जब से नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हुआ 1945 के बाद, तब से पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध करवाने, प्रॉक्सी वॉर करवाते रहे लोग।
चाइना ऐसे किसी विशेष युद्ध में कभी गया नहीं, क्योंकि वो केवल घुड़की दिखाकर वापस आता है। इसलिए अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होने वाला है, जो मुझे लगता है, और वो होगा ही, ये प्रकृति का विधान है, ये प्रकृति का नियम है। कभी यमन हमारे ऊपर आए थे तो वो विश्व के का ये कहा जाता था कि नहीं वो साहब वो तो सिकंदर महान था। कभी मुसलमान हमारे ऊपर आए थे, नया वर्ल्ड ऑर्डर तय किया था। कभी यूरोपियंस हमारे ऊपर आए थे, नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हुआ था। कभी हम पूरे विश्व के ऊपर अशोक के रूप में हमने पूरे विश्व को तय किया था कि भाई हमारे पिलर्स वहां पर लगेंगे, और कैसे पूरे पूर्वी नॉर्थ ईस्ट एशिया में कैसे भगवान बुद्ध स्थापित होंगे और उधर भी कैसे भगवान बुद्ध स्थापित होंगे, ये सब कुछ तय समय समय पर कंट्री करते हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि भारत चूंकि एक लिबरल कंट्री है, भारत के प्रधानमंत्री भी इस समय इस प्रकार के हैं, भारत की लीडरशिप भारत के पास है जो वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर सकती है। ऐसी पोजीशन में जब वहां पर फोर्सेस लग गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा जा रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन अलग फोर्सेस, नाटो में से यूरोपियन यूनियन अलग फोर्सेस बनाएगा और उसके पास 1000 लड़ाके होने चाहिए, इतने फलाने चीजें होनी चाहिए, ये सब यूरोप के कंट्रियों ने इकट्ठा होकर तय करना शुरू कर दिया। लगभग 30 कंट्रियों ने अपनी यूनाइटेड फोर्सेस, जो उनकी इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को ग्रीनलैंड की तरफ रवाना कर दिया है और बाकी सिक्योरिटी उन्होंने यूरोप की अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड यूरोप ही रहेगा और अमेरिका अब उससे बाहर जाएगा। अमेरिका का जो ये बयान है, ये जो ग्रीनलैंड को लेकर वो साजिश रच रहे हैं, इसको नहीं उसको यहां सफल नहीं होने दिया जाएगा। अब इन सब बातों का मतलब यह निकलता है कि अगर कोई युद्ध होता है तो रशिया किस तरफ जाएगा। हो सकता है कि रशिया यूरोपियन यूनियन की मदद कर दे, जिस रशिया का हवाला देते हुए ये कर रहे हैं, क्योंकि रशिया का यूरेशियन है, उसका एशिया में भी भाग है, उसका यूरोप में भी भाग है, इसलिए रशिया उनका साथ देते। यह भी संभव है कि ये सब युद्ध में उलझें तो भारत और चाइना अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करे। और भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व के साथ अपनी मित्रता रखता है, लिबरलाइजेशन रखता है, और पिछले हजारों साल का भारत का इतिहास है, इसलिए पूरे संसार को भारत पर विश्वास करना पड़ेगा। जो विवेकानंद जी कहते थे कि भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा, जो डेटा कह रहा था कि 2012 के बाद भारत का वैभव बढ़ना शुरू होगा, जो संसार की भविष्यवाणी है कि भारत एक बार फिर उस पोजीशन पे आएगा जो 1000वीं शताब्दी तक भारत रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हो सकता है तो भारत को होगा। और जो अति महत्वाकांक्षी कंट्री हैं उनका लड़ना स्वाभाविक है, वो लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो वो जिएंगे कैसे, क्योंकि उनका जो करैक्टर है, आप याद करिए कि रज्जू भैया सरसंघ चालक हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम सब ठीक हो जाएंगे, हम अपना सब अच्छा कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व में युद्ध नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम पर हमला नहीं करेगा। ये उनको भी सिखाना पड़ेगा। अगर उनको ना सिखाया गया, अगर संघ विश्व विमुख ना हुआ और उनको ना सिखाया गया, तो फिर हमारे सभ्य होने का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ता है और हमें उसका नुकसान हो सकता है। इसका एक इलिस्ट्रेशन ये भी है कि चाइना ने जब सेनाएं तैयार की और भारत में लगातार कहा जा रहा था कि हमें सेनाएं करनी चाहिए, नेहरू जी कहते थे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट हो गए, हम गुटनिरपेक्ष हो गए। तो जब अटल जी ने उनसे पार्लियामेंट में कहा था आप गुटनिरपेक्ष हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आप पर हमला नहीं करेगा, ये दूसरा चाइना हम पर हमला कर सकता है। तब नेहरू जी ने उस समय अटल जी को कहा कि तुम बच्चे हो, तुमको ध्यान तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं। अटल जी ने कहा मैं बच्चा जरूर हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं, मैं दूरदृष्टि देख सकता हूं कि चाइना मेरे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, मैं समझ सकता हूं कि फोर्सेस न रखना, भारत की यह नीति हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। अटल जी की इस वार्ता के कुछ वर्षों बाद ही 1962 में ही चाइना ने वही किया जो अटल जी को संभावनाएं लगती थी। यानी कि हम अगर सब रहेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें डिफेंस फोर्सेस नहीं चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमें सिक्योरिटी इतनी चाहिए जैसे अशोक ने पहले वर्ल्ड ऑर्डर तय किया कलिंग में और फिर उसने दूत भेजे, तो सबको समझ आया कि अशोक का मतलब क्या है, अशोक की फोर्सेस का मतलब क्या है, अशोक के मस्तिष्क का मतलब क्या है, अशोक बिगड़ गया तो क्या कर सकता है, आप समझ लीजिए। तो
तब सब विश्व के देशों ने उसकी अवभगत की और उसको स्वीकार किया। यानी कि वो शांति के दूत हो सकते हैं, लेकिन शक्ति का प्रतीक हमेशा होना चाहिए। भारत वो देश है जिसमें किसी भी देवी देवता के हाथ में ऐसा नहीं है कि शस्त्र और शास्त्र साथ साथ ना हो। यानी कि शस्त्र बचाव के लिए और शास्त्र प्रभावित करने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर तय करने के लिए। मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसका परिणाम यह होने वाला है कि भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में नए सिरे से नई पोजीशन में आने वाला है, जैसा कि पहले के शास्त्र और भविष्यवाणियां कहते भी आए हैं। इसलिए अब जो मैंने आपको कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की बात कही गई है, वो आप लिखकर बताइए ना, उसका क्या आपको